ठीक है, जो बेसिकली आपके जो जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, उसके लिए सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मैं आपको एक से ज़्यादा शीट करवाऊंगा। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट सेट है। इसमें मैंने मोस्टली आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ही लिए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेट्स में, ठीक है, तो उसमें और आपके अलग अलग हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, यानी इसमें से कौन सी कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होगी, मतलब होगी, ठीक है, तभी आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। सो देखो आपका जब ओम्स लॉ होता है ना, तो आपने देखा होगा कि ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि देखो स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उसका स्लोप जो होता है वो आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है या फिर कंडक्टेंस देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। तो देखो इसमें क्या है, ये आपका हो गया वोल्टेज, ये आपका हो गया करंट। ठीक है, और ये बेसिकली इसका एक स्लोप हो गया। ठीक है, सो ये देखो ये स्लोप क्या हुआ, v बाय आई। ठीक है, सो v बाय आई आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका स्लोप ऑफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक। आई वी कैरेक्टरिस्टिक, जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका स्लोप आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस। तो देखो ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया वी। ठीक है, इसका स्लोप हो जाएगा ये, इसका स्लोप क्या हुआ, ये आई डिवाइड बाई वी। सो आई बाई वी क्या होता है आपका, 1/r। ठीक है, यानी इनवर्स रेजिस्टेंस। इसको आप और क्या लिखते हो, कंडक्टेंस। सो स्लोप ऑफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या देगा, कंडक्टेंस। ठीक है, सो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 12 1 ohm resistance are used as to form a cube. The resistance between two diagonally opposite corners of the cube. यानी देखो एक ऐसा क्यूब दे रखा है, इसमें सभी रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 ओम के, ये सब 1 ओम के। ठीक है, 1 1, ये आपके सब 1 ओम के। ठीक है, सो इसने बोला है कि अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अपोजिट कॉर्नर पे, किसी भी अपोजिट कॉर्नर पे। ठीक है, तो देखो एक ये कॉर्नर ले लेता हूँ मैं, एक ये वाला अपोजिट कॉर्नर ले लेता हूँ। ठीक है, इसका सो मेरे को इन दोनों के बीच में क्या बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यही मेरे को बताना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कोई वोल्टेज अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अज्यूम कर दिया कि ये वोल्टेज V है और यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, अब देखो ये I, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, तीनों 1 1 ओम के, तो बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसमें ये गया I/3, इसमें भी हो जाएगा ये I/3, और इस वाली ब्रांच में भी ये चला जाएगा I/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये I/3 यहाँ पे आया, ये भी अब स्प्लिट हो जाएगा, मतलब I/3 के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हो गया I/6 और इस वाले में भी हो जाएगा I/6। ठीक है, और सिमिलरली देखो ये I/3 है, ये भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा, I/6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये I/6 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये I/6 आ रहा है और ये I/6 आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, I/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिमिलरली ये वाला I/3, ये भी दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I/6 और इधर जाएगा आपका I/6। अब देखो ये I/6 आ रहा है और ये भी I/6 आ रहा है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में से कितना जाएगा, I/6 प्लस I/6 यानी I/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें KVL लगाओ, इससे सिंपल बाहर जो रेजिस्टेंस है इन पे ऐसे KVL लगाओ, ये आपका एक कंप्लीट लूप बन गया। ठीक है, तो देखो इसमें KVL लगाऊंगा तो क्या होगा, V माइनस I/3 इंटू 1 ओम माइनस I/6 इंटू 1 ओम, बिकॉज देखो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कौन सा है, I/6, फिर यहाँ पे आए, फिर इस वाले रेजिस्टेंस में आ गए, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, I/3, तो माइनस I/3 इंटू 1, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो ये I/3, ये I/3, तो ये कितना हो गया, V माइनस 2I/3।
3, फिर माइनस I/6 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा v इक्वल्स टू 5I/6। ठीक है, तो देखो इस i को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा v/i इक्वल्स टू 5/6। और v/ आपका और कुछ नहीं होता, ये होता है आपका बेसिकली रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट। तो इस पूरे क्यूब का R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया 5/6 रेजिस्टेंस यानी 5/6 ओम। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अब देखो इसमें ये जो ऑप्शन है ये तो ठीक है। अब देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका पहले आप सर्किट बनाओ कैसा होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। देखो ये इसका वोल्टेज और सीरीज में होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया इसका आर इंटरनल और ये इसका हो गया वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसने बोला है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब देखो आप चाहते हो यहाँ पे वोल्टेज आपको पूरा V का V मिले, ये जो वोल्टेज जितना है ना ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिले, तो आप क्या चाहोगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम से कम हो। ठीक है, अगर आप सोचो इसकी वैल्यू 0 है यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज आपको टर्मिनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपका क्या होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 0। अब ये तो ठीक है। अब मोस्टली आज के अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाता है कंडक्टेंस की टर्म में पूछा जाता है। तो देखो अगर इंटरनल कंडक्टेंस की बात करें आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए तो वो क्या होगी 1/R इंटरनल। ठीक है, तो ये कितना आएगा इनफाइनाइट। तो आप ये कंडक्टेंस वाला भी याद रखिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल कंडक्टेंस क्या होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आइडियल करंट सोर्स में कैसे होता है। देखो आइडियल करंट सोर्स का सर्किट कैसा होता है, ये आपका करंट, ठीक है, ये आपके करंट की वैल्यू और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है पैरेलल में, ये होता है इसका आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप क्या चाहोगे कि ये जो करंट जितना आइडियल करंट सोर्स जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है करंट, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे करंट मिल जाए आई का आई। ठीक है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इसमें करंट बिल्कुल ना जाए 0 एम्पियर जाए। तो ऐसा कब हो सकता है जब ये सर्किट ओपन हो जाए, और ओपन कब होगा जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो बहुत ज़्यादा यानी इनफाइनेट। सो आर इंटरनल क्या होना चाहिए इस केस में इनफाइनेट। और अगर कंडक्टेंस की टर्म में बात करें तो यानी कंडक्टेंस इंटरनल क्या होगी 1/इनफाइनेट, तो ये कितनी हो जाएगी 0। सो ये करंट के केस में भी ये आप याद रखना कि कंडक्टेंस आइडियल करंट सोर्स में कंडक्टेंस क्या होती है 0। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभार क्या होता है रेजिस्टेंस की टर्म में ऑप्शन ना देकर कंडक्टेंस की टर्म में देता है, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा इनफाइनेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। For a network of 11 branch and 6 node, what is the number of independent loops? देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट लूप्स बोलो, ठीक है, या फिर आप बोलो केवीएल इक्वेशन, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, सो देखो ये तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है b-n+1। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आप याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखो कि इसके अलग अलग नेम है। ठीक है, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। सो देखो कितना हो जाएगा 11 आपकी ब्रांच है, नोड्स आपके 6 और ये हो गया +1। तो ये आपका कितना हो जाएगा देखो 11 - 5, तो ये आपका कितना आएगा 6। सो सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ एन एटम लूजेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। अब देखो कोई आपके पास, देखो पहले देखो एटम क्या होता है समझो इसको। ठीक है, एटम बेसिकली एक सबसे छोटा एक बिल्डिंग ब्लॉक मान लो। ठीक है, जैसे आप देखो घर बनाते हो तो ईंटें लगाते हो, ईंटें लगा लगा के इतना बड़ा घर बनाते हो। ठीक है, तो ईंट वो एक ईंट उसकी क्या हो गई एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, उस एक ईंट से मिला के बहुत सारे बना रहे हो। तो वैसे ही देखो आपकी पेन हो गई या फिर पानी ले लो, तो जैसे वो सब है ना बहुत सारे एटम से मिलके बना है। एक पेन है ना, कोई भी पेन वो बहुत सारे एटम से मिलके बनी है, तो वो एक एटम उसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया एक ईंट की तरह, जैसे घर बनाने में यूज होती है। ठीक है, तो एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो उसका अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसा होता है, उसमें कुछ शेल्स होते हैं। ठीक है, और बीच में उसका न्यूक्लियस होता है। ये कुछ शेल्स होते हैं KLMN वगैरह। ठीक है, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक आपको होता है प्रोटॉन। ठीक है, अगर आपके जो नंबर ऑफ
प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो आपके इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो जो एटम है ना आपका, वो है न्यूट्रल, ठीक है। अगर आपका कोई एटम है, ठीक है, कोई एटम है आपका, उसमें से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, यानी देखो माइनस कर दो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम कैसा होगा, देखो एक एटम आपने निकाल दिया, अब उसका मतलब एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है, तो वो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस, सो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और देखो अगर कोई एटम है, ठीक है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, यानी उसके अंदर आ जाए, तो वो एटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, एटम कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ एन एटम लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा उसने लूज कर दिया, तो वो एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। और इसमें एक और रिलेशन है, वो आप याद रखिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1840, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। The space surrounding a charged body within which the influence of its charge extent is called। अब देखो कोई भी अगर चार्ज पड़ा है ना आपका, ठीक है, सिंपल कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके जो सराउंडिंग में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, मतलब एक फील्ड होती है, एक फील्ड होती है, ठीक है, जो मतलब किसी और चार्ज बॉडी पे उसका फील्ड का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उस फील्ड को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो एक तो होता है पावर, ठीक है, एक होता है एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, मतलब कितनी फास्ट वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से आप बल्ब जला रहे हो, तो वो कितनी फास्ट उसकी उस इलेक्ट्रिसिटी को उस जो बल्ब की जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, कितनी रेट है उसकी, कितनी फास्ट हो रहा है, वो आता है आपका पावर। अब एनर्जी बनना कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, सो ये इसका पावर का एक और फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। और एनर्जी की केस में क्या आता है, वोल्टेज करंट इंटू आपका टाइम, ठीक है। तो देखो पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है, और करंट एनर्जी की यूनिट आपकी होती है किलो वॉट आवर, ठीक है। ये यूनिट बेसिकली हम यूज करते हैं। सो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो मोस्टली यहाँ पे ना जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, परमिटिविटी, दो चीज होती है आपकी, एक तो होती है परमिटिविटी, एक होती है परमिएबिलिटी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक होता है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, यह आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ठीक है। यह आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं ना, उसमें होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक सर्किट में बोलो, ठीक है, आता है। सो देखो परमिटिविटी जो होता है ना, उसकी यूनिट होती है आपकी फैरड पर मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, आपको लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। परमिटिव की यूनिट होती है फैरड पर मीटर। वैसे परमेबिलिटी जिसको हम लिखते हैं म्यू से, ठीक है, इसकी आपकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। देखो दोनों ही मीटर में ही है, बट परमिटिविटी आपको इतना याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या था, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरड, प्रैक्टिकल यूनिट कैपेसिटर की फैरड होती है, ठीक है। तो देखो ये फैरड हो गई पर मीटर। अब परमेबिलिटी में आता है, तब आप क्या याद करते हो कि इंडक्टर की बात आती है, इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी, तो हेनरी पर मीटर, ठीक है। ऐसे रिलेट करके आप याद रखो तो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी आपको। तो देखो परमेबिलिटी क्या होता है, हेनरी पर मीटर। अब देखो परमिटिविटी में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखो इसको लिखते हैं हम ऐसे ई नॉट से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है देखो ई नॉट इंटू ई आर, ठीक है। ये आपकी है परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। ये आपकी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी जरूरी है। ये होती है देखो 8.854 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, इसकी यूनिट होती है फैरड पर मीटर। ये आपका होता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी देखो आर है ना, आर का मतलब है रिलेटिव, ठीक है। सो देखो ये एक डायमेंशन लेस है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है।
ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और जब एयर की बात आती है तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है ER, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी जो ER होता है ना, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए ये कभी कभार ये वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। तो देखो उनके लिए आप नोट कर दो, जैसे एयर के लिए तो 1 होती है, ठीक है, ये मोस्टली सबको पता है। देखो ये होता है पोर्सलिन, ठीक है, पोर्सलिन के लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपकी होती है 5 से लेके 6.7 तक, ठीक है। वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेगी, देखो एक होता है ग्लास, ग्लास के लिए होती है 5 से लेके 12 तक, ठीक है। और एक माइका, माइका के लिए होती है 4 से लेके 8 तक, ठीक है। सो ये वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है, बिकॉज कभी कभार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। आगे देखते हैं। द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, वो क्या होता है आपके कंडक्टर्स। इसलिए 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, इजीली फ्लो हो जाती है कंडक्टर्स में। इंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें फ्लो नहीं होती इजीली, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो इन दोनों के बीच के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट प्रोड्यूस, बेसिकली देखो अगर हम ऐसे देखें तो ये सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, यानी देखो कोई ऐसे वायर है, उसमें अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो मोस्ट बेसिक उसमें सबसे इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड उसकी होगी, करंट फ्लो हो रहा है यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड होनी ही होनी है, ठीक है। बट आप देखो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें आपको लुमिनस इफेक्ट तो दिखने वाला नहीं है, ठीक है। वो कब दिखेगा, जब आप किसी पर्टिकुलर किसी बल्ब में वो करंट पास कर रहे हो, तो अगर बल्ब जलेगा, लाइट लगेगी उसमें, ठीक है, ग्लो करेगा, तब उसमें आपको लुमिनस इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्मल इफेक्ट कब मिलेगा, जब आप वायर कौन सा यूज करोगे, नाइक्रोम का। जो आपके हीटर होते हैं ना, घर में जो हीटर होते हैं उसमें आपका नाइक्रोम का वायर होता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नाइक्रोम का वायर होता है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो तो वायर मतलब ग्लो करता है और उसमें हीटिंग इफेक्ट देता है, वो थर्मल इफेक्ट, ठीक है। बट नॉर्मली कोई सर्किट है उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें आपका थर्मल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और केमिकल इफेक्ट के लिए तो आपको केमिकल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होना। सो देखो इसका क्या आंसर होगा आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट। बिकॉज देखो नॉर्मली अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो होना ही है, ठीक है। बेसिकली अगर आप सिंपल किसी वायर में भी अगर करंट फ्लो करा रहे हो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका, बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, करंट के फ्लो होने से। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो हम वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बल्ब इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। आपके घर में भी सारी लाइटें पैरेलल में कनेक्ट होती है, बिकॉज पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हम उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अब देखो इसको अच्छे से समझना। देखो ये आपका एक कर्व बनाया मैंने, जिस पे ये वाली एक्सिस है रेजिस्टेंस की, ये आपकी है टेम्परेचर की, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझो, ये आपके काम आएगा। देखो इनिशियली मेरा रेजिस्टेंस था इतना, ठीक है। इनिशियली जब मैंने कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, इनिशियली कोई रेजिस्टेंस था, देखो सिंपल कोई रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस था R0। फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया मेरा। देखो ये मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया, T, यहाँ तक क्लियर है। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा R1 मान लेता हूँ, ठीक है, RT मान लेता हूँ, बिकॉज देखो T टेम्परेचर पे थे तो RT, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कितना हुआ, इतना पार्ट इंक्रीज हुआ ना, देखो ये इतना वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, RT माइनस R0, क्लियर है इतना। अब देखो ये 0 था यहाँ पे टेम्परेचर, और ये वैल्यू कितनी है आपका डेल टी। सो डेल टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, T माइनस 0, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो डेल टी की वैल्यू यहाँ पे T है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस
टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तब रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है आर टी माइनस आर नॉट, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है वो आपका देखो किस किस पे डिपेंड करेगा। एक तो टेम्परेचर कितना आपने चेंज किया उस पर डिपेंड करेगा, मानते हो, ठीक है। और एक इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उस पर डिपेंड करेगा। देखो एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एक आपका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा। अब एक होता है जो नेचर है, जो मटेरियल है, आपने कौन से मटेरियल का था, ये कॉपर का था या फिर किसी अलग कार्बन का था वगैरह, उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका मटेरियल की कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा, कैसे बना है वो, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, तो उसको हम लिखते हैं अल्फा से, ठीक है। तो देखो ये एक सिंपल एक रिलेशन बनता है ऐसा कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के टेम्परेचर चेंज में और नेचर ऑफ कंपोजिशन, यानी कैसे वो बना है। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू ऐसे क्या आती है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाई डेल टी। अब देखो जो आर टी माइनस आर नॉट है इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, और ये जो आर नॉट है ये भी रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। तो देखो ओम से ओम तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा एक सिंपल टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट क्या होगी 1/डिग्री सेल्सियस। और ये अल्फा आपका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा की यूनिट आपको यहाँ से क्या मिली 1/पर डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली आपका सर्किट में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कम से कम डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर, कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, ये तो रो एल बाय ए। तो इनवर्सली किसके साथ डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो मैं आपको कुछ मटेरियल्स लिखवा देता हूँ, उनका नेगेटिव होता है बिकॉज उनका ही आपको मोस्टली पूछा जाएगा, ठीक है। देखो एक होता है कार्बन, ठीक है, एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर एंड थर्मिस्टर, ठीक है। ये बेसिकली चार है मटेरियल, मोस्टली इनका ही पूछा जाता है आपको। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कार्बन, ठीक है। सो कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है देखो कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम। ये बेसिकली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होती है, बट सिल्वर महंगा होता है इसलिए हम कॉपर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। अब देखो इसको इसको समझो, आपका ये कोई फेज वायर है, ठीक है। आपने क्या किया एक फ्यूज यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपका इक्विपमेंट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका कोई इक्विपमेंट है बेसिकली। अब देखो कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है, इस इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होता है ना तब आपका क्या होता है करंट क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली तो आपका करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर, अब ये जो फ्यूज है ना इसकी आपकी की रेटिंग है 10 एम्पियर की, ठीक है। अब देखो जब फॉल्ट होता है किसी भी मतलब नेटवर्क में या फिर किसी भी इक्विपमेंट में, तो उसका जो करंट फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। तो देखो अब इनिशियली 5 एम्पियर था, अब फॉल्ट होने की वजह से ये करंट कितना हो गया, मान लीजिए 15 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब रेटिंग तो फ्यूज की कितनी थी 10 एम्पियर, ठीक है, बट 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से फ्यूज क्या हो जाएगा ब्लोन आउट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। सर्किट इसने पूरा ब्रेक कर दिया, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इक्विपमेंट भी आपका बच जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, इक्विपमेंट में कोई बाइंडिंग वगैरह होगी तो वो जलेगी नहीं, ठीक है। तो फ्यूज की रेटिंग किस पे हिसाब से डिसाइड करते हैं हम, उसकी करंट से, यानी उसमें करंट उसकी करंट रेटिंग कितनी है, यानी कितने एम्पियर का है, ठीक है। तो द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन एम्पियर्स, ठीक है। ऐसे रिलेट करके समझो तो आपको याद रहेगी इस चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अ क्लोज स्विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ। अब देखो ये कोई स्विच है, ठीक है, ये क्या है ओपन है। अब ओपन स्विच का मतलब क्या होता है करंट जीरो, ठीक है। अब करंट जीरो होता है, सो देखो आई इक्वल्स टू वी बाय आर, सो आर इक्वल्स टू वी बाय आई,
यानी V बाय 0। सो करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ओपन स्विच का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं स्विच को अगर क्लोज करता हूँ, ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, अब कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, बट जो वोल्टेज था वो तो 0 हो गया ना। सो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये क्या हो गया, 0 डिवाइड बाई आई, यानी आई कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0। सो क्लोज स्विच का रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, 0। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1840। सो रेशियो किसका पूछा है, रेशियो भी देख लिया करो किसका पूछा है, ठीक है। तो देखो इसने पूछा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि मास ऑफ प्रोटॉन टू डेट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद रखो। फिर देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1/1840। सो ये हो जाएगा 1/1840, ठीक है। आगे देखते हैं, what will the capacity of 4 capacitors of equal capacity C when connected in series। so देखो बेसिकली बोला है 4 कैपेसिटर है, ऐसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे, ठीक है। सबकी वैल्यू क्या है, सी और ये भी सी है, ये भी सी है। तो आपको बताना है कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। सो देखो जब आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे होते हैं। सो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C/4, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है, बट जैसे जैसे आपके सेट्स आगे बढ़ेंगे, यानी जैसे सेट 2 सेट 3, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन आपके और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे। चलिए आगे देखते हैं, अ बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ अ फैक्ट्री इज यूज्ड। बैंक ऑफ कंडेंसर मतलब होता है कैपेसिटर, ठीक है। बेसिकली कोई या तो डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर होंगे ऐसे, ठीक है, या फिर आपका कोई स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर होगा, ठीक है। ये बेसिकली बहुत सारे कैपेसिटर का मतलब एक पूरा बैंक बना रखा होता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं बैंक ऑफ कंडेंसर। उसको हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो लोड होता है ना, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें जो लोड होते हैं उनके अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो, जो रिएक्टिव पावर हो ना वहाँ की वो कंपनसेट हो जाए और जिससे आपका पावर फैक्टर अच्छा हो जाए। बिकॉज अगर आप अगर घर में देखते हो, आपके घर में जो सप्लाई आती है ना सबस्टेशन से, तो उसमें आपका पावर फैक्टर का जो चार्ज होता है ना वो आपके नहीं लगता, ठीक है। बट जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह, उसमें जो पावर फैक्टर भी उनको मेंटेन रखना पड़ता है, वरना जो पावर फैक्टर होते हैं उसके अलग से चार्ज लगते हैं, ठीक है। उसको मेंटेन अगर ना रखा हो, पावर फैक्टर बहुत कम होगा, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उनको चार्ज देने पड़ते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। बट अपने घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो अपने को उसमें पावर फैक्टर वाला चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। सो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि पावर फैक्टर आपका अच्छा हो जाए, सो फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज। अब देखो यहाँ पे मैं देखो दो तीन चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, ठीक है। तो देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस फाई। सो देखो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी एक कूलॉम चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो देखो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ तो फर्स्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, फोर्स यानी न्यूटन, ठीक है, चार्ज यानी कूलॉम, कूलॉम इनवर्स हो जाएगा तो C-1, ठीक है। और ये क्या एरिया, एरिया क्या क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। सो देखो एक यूनिट आपको क्या मिली, न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक और यूनिट निकल सकती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इसका एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा V/d। सो ये यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। सो देखो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो इसकी एक और यूनिट क्या हो सकती है, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। सो देखो दोनों यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बिकॉज क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सपोज आपको ये यूनिट दे दी ऑप्शन में, ठीक है, और ये वाली भी दे दी, क्लियर है। अब आपको ये यूनिट तो पता थी कि ये होती है, बट आपको ये नहीं पता कि ये यूनिट भी होती थी, ठीक है, तो उस टाइम में आपका क्वेश्चन गलत करके आओगे आप, इसलिए, ठीक है। तो दोनों यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंडक्टिंग स्फीयर है कोई, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये पूछा, ठीक है। अब देखो ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसकी कोई रेडियस है, ठीक है, वो है आपकी स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे आपको निकालनी है, तो क्या होगा, देखो ये हो गया कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है यानी ई ए, तो वो आप लिखते हो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, अब आपको क्या करना है, देखो ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है, आपको लिखनी है इसकी सरफेस पे, ठीक है। सो देखो अब इस सरफेस पे लिखनी है, तो ये लिख लेता हूँ एट सरफेस, तो सरफेस क्या हो जाएगा, देखो के क्यू इंटू रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये तो इसकी रेडियस है आर, ठीक है, आपको पूछ लिया कि इस पॉइंट पे बताओ पर्टिकुलरली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपकी क्या होगी, जीरो, ठीक है, यानी जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है, किसी भी स्फीयर के उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। और एक और चीज़ यहाँ से आपको पता चली कि देखिए अगर आपकी रेडियस ज़्यादा है ये वाली, ठीक है, आर, तो ई क्या होगी, कम, इस केस में देखो आर कम है तो ई क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस पे होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, या फिर आउटसाइड बोल दो इसको, आउटसाइड, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, सरफेस पे या फिर आउटसाइड। तो कहाँ पे ज़्यादा होती है आपकी, उसके पर्टिकुलर सरफेस पे, और इनसाइड में क्या होती है उसकी, जीरो। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या इनसाइड का पूछा था, सो वो हो जाएगी आपकी जीरो। चलिए आगे देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, अब देखो एयर की होती है 30 kV पर सेंटीमीटर, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो एयर के लिए दो वैल्यू होती है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाया है, ठीक है। तो देखो दो वैल्यू होती है, एक होती है 30 kV पर सेंटीमीटर, ये आप याद रखना कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, बिकॉज मोस्टली अगर प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं तो वो होती है kV पर mm, ठीक है, वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है। देखो एक तो ये वैल्यू होती है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसको RMS में लिखें तो ये होती है 21.2 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी होती है RMS। अब देखो ये वैल्यू तो ठीक है एयर की पूछी जाती है, अब देखो और किसकी किसी पूछी जाती है आपको, एक तो माइका की पूछी जाती है। तो देखो माइका की आप याद रखो, माइका की आपकी होती है अराउंड 80 से लेके 200 kV पर mm, ठीक, यूनिट इसकी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो इसमें सेंटीमीटर में, इसमें ये mm में, ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, अगर आपको कोई अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल देखना है, गुड ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, तो उसके लिए अराउंड आप मतलब लेते हो 70 kV पर mm, ठीक है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है सारी। अब यहाँ से देखो माइका की हो गई, ट्रांसफार्मर ऑयल की हो गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर। अब जो देखो पोटेंशियल, मैंने सेम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि आउटसाइड क्या होती है, सरफेस पे क्या होती है और इनसाइड क्या होती है, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है यानी V, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय जो R जो भी रेडियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो भी रेडियस है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, ठीक है ना, सेम मत समझ लेना। तो ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फॉर्मूले आप याद रखो, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आप सेम वैसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इसकी कोई पर्टिकुलर रेडियस है आर, और ये आपका पॉइंट है कोई ए, और ये रेडियस है आर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है यानी वी ए। तो देखो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको निकालना है
पर्टिकुलर इसकी सरफेस पे, ठीक है। देखो ये इसकी कोई रेडियस है r और आपको निकालना है इसकी सरफेस पे, ठीक है। सो देखो अब इस केस में क्या हो जाएगा, v एट सरफेस वो क्या हो जाएगा k q डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इनसाइड कितना होगा। तो देखो ये कोई रेडियस है इसकी और ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जो इनसाइड जो होगा ना वही आपका होगा सरफेस पे, यानी जो इनसाइड होगा वो सेम होगा जो सरफेस पे होगा, ठीक है। दोनों ही आपके इक्वल होंगे, ठीक है। ये कब होगा, वोल्टेज के केस में जब पोटेंशियल की बात चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड जीरो होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेम एज दैट ऑन सरफेस। तो देखो यहाँ से नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो, नोट इफ अगर आपका वोल्टेज जीरो है, ठीक है। अब देखो कहीं किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है, तो उसका मतलब क्या हुआ, देन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, जीरो। सो मस्ट बी जीरो, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। The capacity of capacitor used in power factor correction is expressed in terms of। अब जो देखो आप कैपेसिटर जो मार्केट में अगर बाय करने जाते हो तो कैपेसिटर देखो क्या काम आता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। यानी रिएक्टिव पावर जो होती है उसको कंपनसेट करता है। तो आपको कितनी रिएक्टिव पावर कंपनसेट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटर बाय करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं। तो देखो जब रिएक्टिव पावर की बात आती है तो रिएक्टिव पावर की यूनिट आप क्या लिखते हो, kVAR ये यूनिट होती है, ठीक है। तो आपको कितनी कंपनसेट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटर बाय करते हैं। तो उसकी रेटिंग क्या होगी कैपेसिटर जो बाय करने जाओगे, रिएक्टिव kVAR। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सो देखो जो डेंसिटी होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लिखते हैं डी से, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो होती है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये होता है डी यानी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलॉम। सो आपको बोला है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो रिलेशन क्या होता है, तो देखो ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चार्ज डेंसिटी यानी डी इक्वल्स टू परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन होता है। इसको फर्दर मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूँ तो ये होगा देखो ई नॉट ई आर और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ में देखो ई नॉट आपका क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, परमिएबिलिटी नहीं परमिटिविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको 8.854 इंटू 10 की पावर -12, इसकी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है, फेरेड पर मीटर, ठीक है। और ये आपकी होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जो कि एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्लियर है। और ग्लास के लिए कितनी बताई थी मैंने, 5 से लेके 12, ठीक है। और ये जो ई है आपका, जो कैपिटल ई लिखा है, ये आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब देखो इसमें से ये कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डी बाय ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी बाई ई, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आगे देखते हैं, फॉर द सेम रेटिंग विच कैपेसिटर इज फिजिकली स्मॉलर की बात की, ठीक है। अब जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको क्या लिखते हैं ई, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं V बाय डी। सो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। सो देखो अगर किसी कैपेसिटर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी डी क्या है कम, यानी उसकी जो साइज है वो क्या है कम। सो देखो फॉर द सेम रेटिंग विच कैपेसिटर इज फिजिकली स्मॉलर, आपको दो कैपेसिटर दिए, एक तो दिया है पेपर, एक दिया सिरेमिक। जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ना उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पेपर कैपेसिटर के कंपेयर में। तो देखो अगर सिरेमिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी छोटी। सो इस केस में देखो इसने पूछा फिजिकली स्मॉलर, तो कौन सा आपका स्मॉलर हुआ, सेरेमिक वाला। तो सेरेमिक कैपेसिटर आपका फिजिकली स्मॉलर होता है बिकॉज इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है।
आगे देखते हैं। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, यानी कि ये पूछ रहा है आपको ई नॉट की वैल्यू, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 3-4 बार, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। सो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज मार्क्ड फॉर पोलैरिटी। देखो जो कैपेसिटर ऐसा वाला जो आपके पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मार्क होता है, ठीक है, यानी प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, यानी पोलैरिटी देखी जाती है, ठीक है। वो आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं ना, वो सारे आपके पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मार्क किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी हैज अ यूनिट ऑफ, कौन सी परमिटिविटी है ये देखो, रिलेटिव यानी कि ई आर। ई आर की कोई यूनिट नहीं होती आपकी, तो इसकी क्या हो जाएगा, नो यूनिट। आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी न्यूटन पर कूलॉम। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 kWh इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखवा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपको पूछी जाती है, ठीक है, कि 1 kWh में कितना होता है, ठीक है। कैलोरी में पूछ लेते हैं कभी कभार, तो देखो ये वाले मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो देखो 1 kWh, इसमें अगर आप बात करो तो आपकी होती है 860 किलो कैलोरीज, क्लियर है। अगर आप 1 किलो कैलोरीज में बात करो कि 1 किलो कैलोरीज में कितने जूल्स होते हैं, तो आपके तो 4184 जूल, ठीक है, 4184 जूल। अब अगर बात करो 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 kWh में अगर आपको पता करना है कि कितने जूल होते हैं, तो वो कितने होंगे, बेसिकली सिंपल 860 किलो कैलोरीज है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4.184 से, बिकॉज ये जूल है, ठीक है, तो इसको भी आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये किलो में है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो 1 kWh में आपको कैलोरी पूछ सकते हैं कि 860 किलो कैलोरीज होती है। 1 किलो कैलोरीज में जूल्स कितने होते हैं, 4184 जूल। और अगर 1 kWh में आपको कितने जूल होते हैं वो पूछ रहे तो कितने होंगे, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, 1 kWh में 860 किलो कैलोरीज होती है। आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन, अब जो आपका करंट है जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, वो किसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो देखो उसकी डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो देखो लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करेगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है, किस स्पीड से घूम रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पर जरूर डिपेंड करेगी। तो देखो कैसे, अगर आप देखो क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो और अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, ठीक है, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो आपका करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। और अगर आप डॉट की बात करते हो तो वो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो करंट की जो आपकी डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही तो डिसाइड कर रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द साइन क्रॉस इन अ प्लेन व्यू ऑफ कंडक्टर मीन्स, ये मैंने देखो लास्ट में बताया अभी, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, द करंट फ्लो इनटू द ड्राइंग एरिया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। आगे देखते हैं। द एम ऑफ शील्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज, यानी जो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मान लो, ठीक है, या फिर किसी भी आप लैब में गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट पर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम शील्डिंग कर रखा होता है उस इंस्ट्रूमेंट को कम्प्लीटली, बिकॉज देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके पास में आपका फ्रेंड कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की में कोई भी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ भी है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड से आप जो इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिकल कर रहे हो उसकी रीडिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है,
तो उसके लिए हम शील्डिंग करते हैं, यानी जितने भी फालतू मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है, जितनी भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो आपकी रीडिंग को इफेक्ट ना करे, ठीक है, बस उसी इफेक्ट को हम रिड्यूस करने के लिए शील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो आपके वायर की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अब वायर कितने स्पीड से अगर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज देखो एक तो होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ जो आपकी अल्टरनेटर में जो होता है, ठीक है, सो उसमें आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, बट जो डायमीटर है वायर का उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। An EMF of 8 volt is induced in a coil of inductance 4 Henry. The rate of change of current must be. तो देखो कोई कोयल है, ठीक है, इसका इंडक्टेंस कितना है 4 हेनरी, ठीक है, इसने क्या बोला है, इसमें एक EMF इंड्यूस हुआ है, यानी ई कितना दिया आपको 8 वोल्ट। अब इसने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बतानी है, यानी कि di/dt आपको बोला है कि कितना होगा। सो देखो ये होगा EMF इंड्यूस ई, ठीक है। सो देखो इंडक्टर केस में जब ई के फॉर्मूला लिखते हो क्या लिखते हो, एल di/dt। सो यहाँ पे आपको क्या निकलना है di/dt, सो कितना जाएगा E/L। सो ई कितना है आपका 8 वोल्ट, एल कितना है 4 हेनरी, सो ये आपके पास कितना है 2 एम्पियर पर सेकेंड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एयर गैप हैज, अब इनमें से बताना है रिलक्टेंस कितना होता है। अब देखो रिलक्टेंस आपका मैग्नेटिक सर्किट में होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, ठीक है। सो देखो रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। वैसे आपके जब मैग्नेटिक सर्किट की बात आती है तो मैग्नेटिक सर्किट में एक होता है फ्लक्स जो फ्लो करता है, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स फ्लो करता है। सो देखो जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज कर रहा है, वैसे ही कोई ना कोई चीज़ एक मैग्नेटिक सर्किट में भी तो होगी जो फ्लक्स का अपोज करेगी, तो वो चीज़ होती है आपकी रिलक्टेंस, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे कोई एयर है सिंपल, ठीक है, सिंपल कोई एयर है तो उसमें अगर रिलक्टेंस, ये जो एयर है अब यहाँ से आपको इस मतलब यहाँ से फ्लक्स आपको को यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो देखो एयर के थ्रू तो होगा नहीं, ज़्यादा इसको मतलब अपोजिशन मिलेगा, ठीक है, बिकॉज एयर है यहाँ पे, तो ये इजीली फ्लक्स पूरा यहाँ पे पास नहीं होगा ना, रिलक्टेंस है, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है एयर के केस में। अब इसी की जगह आप क्या करो, कोई मान लीजिए आयरन या फिर स्टील पाथ है, ठीक है, कोई पाथ बना दो आयरन का या फिर स्टील का, तो फ्लक्स क्या होगा इजीली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एयर में रिलक्टेंस क्या होता है आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ, तो क्या होता है हायर। अब देखो इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें देखो आपका एक होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो देखो आप ट्रांसफार्मर बनाते हो कुछ इस तरह का बनाते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक वाइंडिंग करते हो आप और यहाँ पे वाइंडिंग करते हो, ठीक है। अब देखो इसमें करंट सप्लाई करते हो तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो देखो ये फ्लक्स क्या होता है इसमें से घूमता है, और ये आपका क्या होता है आयरन कोर, ठीक है। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि जब आप नो लोड करंट की वैल्यू लिखते हो ट्रांसफार्मर में तो आप कितने लिखते हो 3 से 5% ऑफ फुल लोड करंट, यानी जो फुल लोड करंट है उसका 3 से 5% आपका नो लोड करंट होता है, ठीक है। क्यों इतना कम होता है, बिकॉज आपके पास आयरन कोर है, यानी उसकी वजह से आपका जो रिलक्टेंस है वो आपका कम है। बट इसी की जगह आप अगर इंडक्शन मोटर देखते हो तो देखो ये आपका इंडक्शन मोटर का रोटर है, ठीक है, और ये आपका स्टेटर है। तो देखो स्टेटर में आप सप्लाई देते हो 3 फेज सप्लाई, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस हुआ आपके एयर गैप में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जबकि यहाँ पे कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था इस आयरन कोर में प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो अब आयरन कोर में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इजीली फ्लो हो रहा है, उसमें रिलक्टेंस इतना नहीं मिल रहा है उसको कोई अपोजिशन करने वाला कोई है नहीं इतना, ठीक है, बट यहाँ पे एयर में प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से इसको रिलक्टेंस बहुत मिलता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो नो लोड करंट की वैल्यू होती है इंडक्शन मोटर में वो आपकी कितनी होती है 25 से 30% ऑफ फुल लोड करंट, देख लो कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा होता है आपका इंडक्शन मोटर में एयर गैप की वजह से, ठीक है, जबकि ट्रांसफार्मर में इतना नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है ना, क्या है रिलेटिव की, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो देखो इसमें क्या होता है म्यू
इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। ये आपकी होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये होती है आपकी परमिएबिलिटी, सॉरी परमिएबिलिटी, हाँ, ये होती है आपकी फ्री स्पेस की, इसकी वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये होती है देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ये होती है हेनरी पर मीटर, ठीक है। और ये आपकी होती है म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये आपकी रिलेटिव सॉरी परमिएबिलिटी, बार बार परमिएबिलिटी निकल रहा है, परमिएबिलिटी, ठीक है। सो ये आपके लिए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो यूनिट होती है फ्री स्पेस वाले की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, टेस्ला किसकी यूनिट होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी। सो ये क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी। अब देखो आप कोई भी क्वांटिटी है उसमें अगर उसकी डेंसिटी की बात की है तो विथ रेस्पेक्ट टू एरिया ही होगा। देखो सब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो यानी जे, करंट डेंसिटी यानी करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो हर बार आपका एरिया से ही डिवाइड होता है यहाँ पे डेंसिटी की जब भी बात होती है। तो देखो ये क्या हो गया फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एक तो देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या होती है एक होती है आपकी टेस्ला, ठीक है। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है यानी बी, अर्थ के लिए आपकी होती है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। अगर कहीं पे आपको पूछे तो वो देखो इतनी होती है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। आगे देखते हैं। परमिएबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो जैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपकी परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी, ठीक है, वैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें आपकी होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 रिलेशन बता देता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में जो पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, जो आपके मतलब आगे हेल्प करेंगे, ठीक है आपको। सो देखो कौन से रिलेशन होते हैं। सो देखो अगर आप परमियंस की बात करते हो मैग्नेटिक सर्किट में, परमियंस, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इनकी यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो वो भी देखो आप, मैं यही पे लिख लेता हूँ। परमियंस की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी ओम, इनवर्स या फिर महो, क्लियर है। आगे देखते हैं। कंडक्टेंस हो गया, अब देखते हैं रेजिस्टिविटी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें आपका अगर रेजिस्टिविटी है तो मैग्नेटिक सर्किट में उसका मतलब होता है रिलक्टिविटी, जैसे रिलक्टेंस होता है ना वैसे रिलक्टिविटी, ठीक है। देखो रिलक्टिविटी की यूनिट होती है मीटर पर हेनरी, ठीक है। ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है परमिएबिलिटी का, क्लियर है। जैसे इसमें आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे आपका इसमें क्या होगा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज, देखो दो टर्म होती है, एक होता है रिटेंटिविटी, एक होता है कोएर्सिविटी। तो देखो इसको समझो, ये आपका बेसिकली BH कर्व में होती है, ठीक है, ये आपका कुछ BH कर्व ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है B, ये होता है H। H आपकी क्या होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसका आप फॉर्मूला लिखते हो तो लिखते हो नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट डिवाइड बाय L यानी लेंथ। तो इसकी देखो यूनिट क्या होगी, इसकी अगर हम यूनिट देखते तो क्या होगी एम्पियर टर्न पर मीटर, यहाँ तक क्लियर है। अब B क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसकी अगर यूनिट देखो तो क्या होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें देखो कुछ कर्व इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का कर्व होता है, सही से बना लेना आप। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर, ये इतनी जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब होता है रखना खुद के पास उसको, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है हिस्टैरिसीस लॉस वाली,
वो आप देखिए, उसमें आपको VH का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी होती है कोएरसीविटी, ठीक है, यानी इतना लॉस है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखो, इसने किसकी यूनिट पूछी है, रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी कौन सी एक्सिस पे, ये बी वाली एक्सिस पे देखो रिटेंटिविटी। तो बी की यूनिट कितनी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो रिटेंटिविटी की यूनिट कितनी हुई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। वैसे देखो, अगर कोएरसिविटी की यूनिट देखनी हो तो कौन सी एक्सिस पे, ये एच वाली एक्सिस पे, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ, देखो फ्लक्स जो होता है यानी फाई, ठीक है, इसकी यूनिट हम क्या लिखते हैं, वेबर। तो देखो इसकी यूनिट रिलेक्टेंस नहीं होती, रेजिस्टेंस नहीं होती, परमियंस नहीं होती, बचा क्या, एक पोल स्ट्रेंथ। तो जो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो सेम होती है जो आपकी पोल स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, द बायट-सवर्त लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किसका जनरल मॉडिफिकेशन है, बेसिकली जो बायट-सवर्त लॉ है वो आपके कौन से लॉ से निकला है, वो है आपका एम्पियर्स लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो आपकी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको आप बहुत इजीली दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जबकि आपकी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, इनको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने में थोड़ा आपको मतलब काम करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ईजी नहीं है इतना कन्वर्ट करना उनको एनर्जी को, ठीक है। आगे देखते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी इज डन बाय, जो बैटरी की जो चार्जिंग होती है ये आपकी डीसी से होती है, ठीक है। डीसी सप्लाई यूज करते हैं हम बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज फॉर, आपकी देखो लाइटनिंग में यूज होती है, यानी घर में जो लाइट वेट लगाते हैं उसमें यूज होती है, हीटिंग में यूज होती है, यानी जो हीटर होता है उसमें यूज होती है, और फैब्रिकेशन में यूज होती है। फैब्रिकेशन बेसिकली जो फैक्ट्रीज में वगैरह फैब्रिकेट होती है ना, चीज़ें बनती है, उसमें यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज। आगे देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। अब देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी वेवफॉर्म कैसे होती है, आप अगर बनाओगे तो कुछ इस तरह की मिलेगी ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली, ठीक है। सेकंड है, ऑलवेज फ्लो इन सेम डायरेक्शन, ये तो क्लियर गलत है। चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पेरियोडिकली, हैज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये गलत है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वी मैक्स पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस का वी मैक्स। सो देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंजेस डायरेक्शन पेरियोडिकली, यानी फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव फिर अगेन पॉजिटिव, एज ए पेरियोडिकली चेंज हो रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब देखो जो पोटेंशियल की बात आती है, सिंपल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, यानी वी ए बी आपको निकालना है। तो देखो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अब देख मतलब सिंपल डेफिनेशन में समझो कि देखो आप ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, उस चार्ज को आपको बी तक ले जाने में जितना आपको काम करना पड़ा ना, यानी वर्क डन, ठीक है। क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना आपको चार्ज लगा वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली वी ए पे जो पोटेंशियल था और वी बी पे जो पोटेंशियल था उन दोनों का क्या हुआ, डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट एनी टू पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एट एनी टू पॉइंट, करंट इन एट टू पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन, बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसका डिफरेंस है वही आपको क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देखते हैं, बस साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ साइकिल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एसी वेव बनाई थी, कुछ इस तरह की बनती है ना, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये कंप्लीट इतना एक साइकिल होता है। साइकिल वो होता है जहाँ से आपकी वेव रिपीट होनी चली जाए, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए। तो देखो ये आपकी साइकिल थी, ठीक है, यहाँ पे अब इस पॉइंट पे है, इसके बाद देखो जैसा यहाँ पे था वैसे यहाँ पे बनने लग गया, ठीक है। तो क्या हुई, साइकिल आपकी रिपीट होने लग गई।
तो ये एक आपका सिंगल साइकिल हो गया, ठीक है। तो एक साइकिल में क्या होता है, देखो एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हाफ, आधा पॉजिटिव होता है और आधा क्या होता है आपका नेगेटिव। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 डिग्री। तो देखो पावर फैक्टर आपको क्या होता है, कॉस फाई, और ये फाई क्या होता है आपका, एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। सो ये एंगल इसने क्या बोला, 0। सो कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा, 1। तो यूनिटी पावर फैक्टर। आगे देखते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम, देखो आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है। सो देखो फर्स्ट मान लेते रेजिस्टेंस था आर, सेकंड आपका था आर डैश, ठीक है। सो इसने एरिया आप कितना कर दिया, डबल कर दिया ना, सो 2a कर दिया। क्लियर है। अब देखो आर डैश डिवाइड बाय आर, ये कितना हो जाएगा, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2a मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी, 1 इंटू ए, ठीक है। सो ए से कैंसिल, ये कितना है 1/2। सो देखो यहाँ से आर डैश की वैल्यू आपकी कितनी आई, r/2, ठीक है। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सो r/2। आगे देखते हैं। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज मोर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका मतलब और कुछ नहीं है, ये आपकी रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा, इट्स रेजिस्टेंस विल बी मोर। आगे देखते हैं। द एनर्जी मीटर मेजर्स द एनर्जी इन, अब जो आपके एनर्जी मीटर होते हैं ना, एक तो ये पॉइंट लिख लो, वो क्या होता है आपके इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप, ठीक है। अब जो वो जो एनर्जी रीड करते हैं वो आपके क्या करते हैं, किलोवाट आवर, यानी कितनी, अगर एक यूनिट की बात करो, ठीक है, तो कितना होता है 1 किलोवाट आवर। यानी अगर आप 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब वो आपने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर दी। तो एनर्जी मीटर आपका क्या करता है, ये किलोवाट आवर में एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं। केवीए इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ, केवीए इज द यूनिट ऑफ, अब देखो एक होती है आपकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, ठीक है। अब देखो जो पी है एक्टिव पावर यानी रियल पावर, इसकी यूनिट होती है वॉट। रिएक्टिव पावर ये होती है आपकी, इसकी यूनिट होती है आपकी के वी ए आर, या फिर सिंपल बोलो तो वी ए आर, ठीक है। जब अपेरेंट पावर की आती है तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो देखो इसमें यूनिट किसकी पूछी है, के वी ए, बेसिकली के वी ए यानी ये वाली। तो ये कौन सी पावर हुई आपकी, अपेरेंट। आगे देखते हैं। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ 2.5 ओम रेजिस्टेंस द पावर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इज, ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2.5 ओम, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो क्या निकालना है आपको, हीट। तो फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2.5। तो कितनी हीट हुई आपकी 2.5 वॉट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द मूविंग पार्ट ऑफ एन एनर्जी मीटर इज, जो आपके एनर्जी मीटर होते हैं ना, उसमें जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क होती है वो रोटेट करती है, तो बेसिकली वो एक मूविंग पार्ट है, ठीक है। उसके रोटेशन के बेस पे ही अपने को वो पता चलता है कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, ठीक है। आगे देखते हैं। लाइट एंड सीलिंग फैंस आर कंट्रोल बाय स्विच ऑफ, वो आपके होते हैं 5 एम्पेयर के, यानी आपके घर में जितने भी स्विच लगे हुए हैं ना, आप उनकी जो रेटिंग है ना वो आपकी होती है 5 एम्पेयर की रेटिंग होती है, ठीक है, जो सिंपल स्विचेज होते हैं। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड कैन बी कनेक्टेड टू पावर सब सर्किट, जो आपके पावर सब सर्किट होते हैं ना उनसे मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो उसमें 2000 वॉट तक के, ठीक है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। फैंस एंड रेडियोस एक्सेट्रा कनेक्टेड टू सप्लाई बाय, अब देखो आपके फैंस होते हैं, रेडियोस होते हैं, उन सबको आप जब सॉकेट में प्लग करते हो, ठीक है, तो मतलब कोई भी फैन होता है उनके कुछ कॉर्ड्स होती है ना, जैसे देखो ये कोई फैन है मान लो, ठीक है, इसके 2 वायर होंगे, या फिर सिंपल एक सिंगल वायर निकला होता है, उसमें आपके मल्टीपल वायर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करते हो आप, प्लग करते हो सॉकेट में। तो ये जो वायर होता है इतना, ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है,
इसको कभी भी मतलब ऐसे घुमा सकते हो, कुछ भी होता है, ठीक है। तो एकदम फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड से हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, फैंस हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन द सप्लाई फ्रॉम सर्विस लाइन इज बॉट टू। अब देखो आपके घर में, घर के बाहर एक एनर्जी मीटर लगा होता है। जो सर्विस लाइन से जो सप्लाई आती है वो आपकी सीधी एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर रखी होती है। फिर एनर्जी मीटर से हम कनेक्ट करते हैं आपके घर में जो एमसीबी लगी होती है ना, वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। फैंस रेडियोज आर कनेक्टेड टू सॉकेट। तो आपका जो सॉकेट होता है ना, जो घर में जो सॉकेट लगे हुए हैं, उनमें जो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो कनेक्ट किससे करते हो आप? प्लग्स के थ्रू कनेक्ट करते हो ना, प्लग लगाते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द सप्लाई टू वेरियस सब सर्किट इज गिवन फ्रॉम। कहाँ से दी जाती है? जितने भी आपके सब सर्किट है, ठीक है। द सप्लाई टू वेरियस सब सर्किट इज गिवन फ्रॉम। देखो कोई सब सर्किट है, सब सर्किट यानी मान लो सब स्टेशन वाला, ठीक है। इनको सप्लाई कहाँ से आती है आपकी? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, वहाँ से आपकी आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। वो वाला डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है और कनेक्ट करता है। तो देखो ये ऐसा कोई स्विच है, ये अभी ब्रेक कर रखा है, ठीक है। और ये क्या कर दिया इसने? मेक कर दिया, ठीक है। तो तोड़ना और जोड़ना कौन काम करता है? ये वाला स्विच आपका ऐसा काम करता है। आगे देखते हैं। सप्लायर्स फ्यूज इज प्रोवाइडेड। अब जो सप्लायर होते हैं ना, देखो ये आपका एनर्जी मीटर है जो घर के बाहर लगा है, ठीक है। जो फ्यूज होता है सप्लायर का, ठीक है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना, वो फ्यूज का लगाता है। देखो ये आपकी सर्विस लाइन है। अब जो एनर्जी मीटर है ना, इससे पहले एक फ्यूज लगा रहता है, ठीक है। बिकॉज देखो अगर कोई सप्लाई में कोई दिक्कत हो जाए तो ये फ्यूज ब्लोन आउट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपके वायर्स आपके सप्लाई के यहीं पे कोई फॉल्ट आ जाए तो ये फ्यूज उससे ब्लोन आउट हो जाएगा और आपका एनर्जी मीटर जो लगा है घर के बाहर वो सेफ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सप्लायर के परस्पेक्टिव से देखें तो एनर्जी मीटर से पहले, सो बिफोर द एनर्जी मीटर, सो बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वायरिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्परेरी वायरिंग। टेम्परेरी अगर आपको कोई वायरिंग करनी है तो सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा होता है? क्लिट वायरिंग। कॉन्डुइट कॉन्डुइट वायरिंग होती है, जो पाइप के अंदर आप वायर डालते हो ना, घर में आपने देखा होगा, पाइप के अंदर से वायर निकालते हो, फिर पाइप को मतलब दीवार में मतलब सीमेंटेड कर देते हैं, वो आपकी होती है कॉन्डुइट वायरिंग। आगे देखते हैं। क्या बोल रहे देखिए। केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर। ये बेसिकली जो ये वायरिंग होती है, केसिंग और कैपिंग, ठीक है, ये आपकी होती है रेजिडेंशियल और ऑफिस बिल्डिंग जो होती है उसमें यूज होती है, ठीक है। ये बेसिकली आपके जो जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये सब आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें बेसिकली जितने भी आपकी इंजीनियरिंग मटेरियल और जितने भी उसमें है, ठीक है, वो सारे नोट्स मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके इजीली बस से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वो एक बार आप बस रीडिंग मार लेना तो आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीप्ड इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ वायरिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग। अब जैसे देखो किसी भी कोई आपने नई बिल्डिंग बनाई तो उसमें आपको वायरिंग लगानी है, ठीक है। तो अब जो वायर्स आप खरीदने जाओगे तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का वायर चाहिए आपको, ठीक है। आपका लोड क्या है, जैसे एसी लगा रहे हो, ट्यूबलाइट लगा रहे हो, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके वायर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी अगर एसी लगा रहे हो तो वो हैवी लोड है तो उसमें आप पतले तार नहीं लगा सकते, वो जल जाएंगे वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको लोड का नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो, वायर भी अलग अलग आते हैं, कॉपर के आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज आपको देखनी पड़ती है जब आप वायर खरीदने जाते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस। आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल वायरिंग रिक्वायर्ड। जो आपके इंडस्ट्री में जो वायरिंग यूज होती है ना, वो आपकी कौन सी यूज होती है? थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई। बिकॉज इंडस्ट्री में आपका न्यूट्रल नहीं होता कोई, ठीक है। तो आपका यूज होता है इंडस्ट्री में थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई। आगे देखते हैं। थ्री फेज एनर्जी मीटर है। जो आपका थ्री फेज एनर्जी मीटर होता है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने होते हैं ये पूछ रहे हैं, तो आपके होते हैं टोटल 6 टर्मिनल्स। आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ अ स्विच। कोई स्विच होता है उसका फंक्शन क्या होता है, या तो वो सर्किट को बनाएगा या फिर वो सर्किट को ब्रेक करेगा। तो मेक और ब्रेक अ सर्किट। अ स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन। कोई स्विच है उसको हम कौन से वायर में प्रोवाइड करते हैं? देखो न्यूट्रल वायर में प्रोवाइड नहीं करते, अर्थ वायर में प्रोवाइड नहीं करते। जो आपका फेज वायर होता है
उसमें आपका स्विच कनेक्ट किया जाता है। और जब स्विच को आप ओपन करोगे तो जो फेज वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5 resistance of 1 ohm each are available. The minimum resistance by combining all these resistance will be, अब देखो 5 resistance है आपके पास, ठीक है, कितने 1 ohm के, 1 ohm के आपके पास 5 resistance है। अब देखो आप अगर उन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वो कितना मिल जाएगा 5 ohm, ठीक है। और अगर आपको सब पैरेलल में जोड़ दो सब, तो वो कितना हो जाएगा 1/5 ohm। तो मिनिमम कितना मिलेगा आपको 1/5 ohm। आगे देखते हैं। 3 resistance each of R ohm are connected to form a triangle। तो देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये R resistance, ये R resistance, ये R resistance और ये एक R resistance, ठीक है। तो देखो एक ट्राइंगल बन गया। तो इसने बोला है कि किसी भी दो टर्मिनल पे, ठीक है, कोई भी दो टर्मिनल के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो बेसिकली ये वाला एक ले लेता हूँ, एक में ये वाला रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो ये रेजिस्टेंस दोनों किसमें सीरीज में, तो ये कितना हो गया 2R, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट क्या बनेगा ऐसा, ये आपका हो गया 2R, ये आपका हो गया R। सो आर इक्विवेलेंट अब देखो क्या हो जाएगा 2R इंटू आर डिवाइडेड बाय 3R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 2R/3। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। आगे देखते हैं। 3 कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यानी देखो 3 कैपेसिटेंस है, उनकी अलग अलग रेटिंग दे रखी है, उनको बोल दिया हमने कि पैरेलल में जोड़ दिया उनको हमने। तो अब उनका इक्विवेलेंट क्या हुआ, तो देखो जब पैरेलल में जुड़ते हैं जो कैपेसिटर तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो 10 माइक्रोफैरड। आगे देखते हैं। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, देखो मैंने बताई थी फ्लक्स डेंसिटी की आपकी 2 यूनिट होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एक यूनिट होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर और एक आपकी यूनिट होती है टेस्ला, उसका क्या हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस फेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, देखो आपका जो थ्री फेज सिस्टम होता है ना, ये आर फेज हो गया, ठीक है, ये आपका वाई फेज हो गया, ये आपका बी फेज हो गया R/B, ठीक है। तो जो सबके बीच में जो एंगल होता है वो आपका होता है 120 डिग्री का। क्लियर है। तो देखो फेज एंगल अगर आपको निकालना हो, ठीक है, इससे बोला देखो थ्री फेज के लिए, ठीक है, तो वो निकलता है देखो 360 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इससे आपका फेज एंगल निकलता है। तो ये कितना आएगा देखो 120 120 डिग्री हर किसी के बीच में। तो वो देखो 6 फेज के लिए अगर फेज डिफरेंस निकालो तो कैसे निकालोगे 360 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आगे देखते हैं। In the balanced three-phase delta-connected system, the relationship between the RMS value of line current and the phase current is, अब देखो जब डेल्टा कनेक्टेड की बात आती है तो जो लाइन लाइन करंट होता है वो आपका होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। और जो लाइन वोल्टेज होता है वो आपका इक्वल होता है फेज वोल्टेज के, ये आपका डेल्टा में। और स्टार में क्या होता है लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का। सो ये तो आपका किस में डेल्टा में, और ये आपका स्टार में। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। आगे देखते हैं। द अपेरेंट पावर एंड एक्टिव पावर ड्रॉन आर इक्वल फॉर एन एसी सर्किट। तो वो सर्किट कैसा होगा रेजिस्टिव टाइप, इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला अपेरेंट पावर यानी कि एस, दूसरा क्या एक्टिव पावर यानी कि पी, दोनों ही क्या आपके सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किट है वो कैसा है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, ठीक है। पी का फॉर्मूला क्या होता है वी आई कॉस पाई। तो देखो वी आई से वी आई कैंसल, तो ऐसे कॉस पाई की वैल्यू आपके पास क्या आई 1, यानी पावर फैक्टर आपका क्या है यूनिटी। और यूनिटी कब होता है जब आपका सर्किट कैसा होता है रेजिस्टिव टाइप। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज एक्सप्रेस एज, जो एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/ω/c। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो देखो एक्सी का क्या हो जाएगा 1/ω/c। आगे देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट,
अब देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में आपकी गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। देखो एक होता है इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, एक आपका होता है प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि इंडक्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग। क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ प्योरली इंडक्टिव है तो वो होगा जीरो लैगिंग। क्लियर है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस सर्किट में किसके लिए पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली में क्या होगा, लैगिंग नहीं होगा, क्या होगा, जीरो लैगिंग होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ अ कैपेसिटर सर्किट इज ऑलवेज। अब देखो इसमें ये नहीं बोला कि प्योरली कैपेसिटर, नहीं बोला। अगर प्योरली कैपेसिटर बोलते तो क्या होता, जीरो लीडिंग। इसने सिर्फ बोला है कैपेसिटिव, तो क्या हो जाएगा इसका, लीडिंग। आगे देखते हैं। If the operating power factor of any circuit is pointed lagging है, ठीक है, ये आप याद रखो। The current flowing can be expressed as, अब देखो इसमें आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो इसमें आपको निकलेंगे, आपको मतलब गैस मारना पड़ेगा आंसर के लिए। तो देखो फर्स्ट चीज देखो, लैगिंग बोला है तो आपका इम्पिडेंस का क्या होगा, आर प्लस जे एक्स। बेसिकली यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, जब लैगिंग है तब। तो देखो करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय जेड, यहाँ तक ठीक है। तो देखो जेड का कुछ ना कुछ एंगल होगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये एंगल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो करंट की जो भी वैल्यू आएगी तो ए माइनस जे बी, यानी करंट की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज देखो जेड पॉजिटिव है, अब ये जो फेज एंगल है ये एंगल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो उससे से अगर मैं करंट को ब्रेक करूंगा तो करंट में ये क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा। तो देखो इसका सी ऑप्शन गलत आंसर है, ठीक है, और ये भी इसका गलत है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता इसका, बिकॉज इसमें पावर फैक्टर कितना है, 0.8, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपका जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखो इसमें आगे देखते हैं। अब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस केस में आपको क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें दे दिया, जीरो। अब ये जीरो कब होता है, जब आपका सर्किट में कोई भी रिएक्टिव पार्ट है ही नहीं, तभी ये इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका एक ही बचता है, 8 माइनस जे 6 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती, ठीक है। इसमें आपको मतलब बेसिक्स अगर पता है ना, तो आप मतलब ऐसे गैस करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सर्च मतलब एक एक ऑप्शन को कट करके आपको लास्ट में सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अ साइकिल ऑफ एसी वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, बेसिकली कोई साइकिल होता है ना एसी का, ये कंप्लीट साइकिल, ये कितना कंप्लीट करता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी कि देखो ये होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 कितना होता है, 2 पाई। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर एसी साइन वेव इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स इज, साइन वेव है, ठीक है, तो साइन वेव की अगर आरएमएस वैल्यू देखते हो, यानी ई आरएमएस देखते हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है। और उसको अगर वैल्यू लिखते हो तो कितनी होती है, 0.707 ई मैक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। टू करंट वेव शेप I1 equals to I max 1 sin omega t, I2 equals to I max sin omega t plus 30 डिग्री। The current wave I1 is, तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के आपको पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल एक कर्व बनाने से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी एंड माइनस का साइन ओमेगा टी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आओ, I1 इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बेसिकली साइन ओमेगा टी ये है, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, I1 करंट, ठीक है। सेकंड में आओ, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो प्लस का मतलब है, एक होता है प्लस, एक आएगा आपका नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक साइन ही हो सकता है। देखो अगर आपका प्लस आए तो आप क्या चलिए, एंटी क्लॉक वाइज, और अगर माइनस आए तो आप चलिए क्लॉक वाइज।
तो देखो इस ये जो पॉइंट है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको क्या चलना है, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। ये चले कितने डिग्री तक चलना है, 30 डिग्री, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वैल्यू क्या आपकी I2। तो इसने क्या बोला देखो, द करंट I1 इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या देखो, I1 लैगिंग द करंट I2 वेव बाय 30 डिग्री, I1 लीडिंग द करंट I2 वेव बाय 30 डिग्री, I1 इज इन फेज विद I2। तो देखो I1 और I2 फेज में तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। I1 लीडिंग द करंट I2, अब देखो इन दोनों में करंट आपको आगे कौन सा लग रहा है, I2 आगे है ना, I1 पीछे है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, I1 आपका लीडिंग नहीं कर रहा। सेकंड देखो I1 लैगिंग द करंट I2, मतलब जो I1 है वो I2 से पीछे है कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसका आपको अगर अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड करके फेज डिफरेंस वाली, ठीक है, उसको उसमें मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल लेके ये मेथड अच्छे से समझाया है, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हो। आगे देखते हैं। द लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इम्प्लाइज, कोई सर्किट है उसका पावर फैक्टर अगर लीडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटिव हो, ठीक है, यानी वो सर्किट किस टाइप का है, कैपेसिटिव। और कैपेसिटर में आपका क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है। बेसिकली करंट आगे रहता है ना किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो करंट क्या करेगा, द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, तो करंट आगे रहता है, ठीक है। और इंडक्टिव में करंट पीछे रहता है। आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन, जब आपको देखो ट्रांसमिशन करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो कितने वायर यूज करते हो, 3 वायर। बिकॉज देखो फोर्थ वायर कौन सा होता है आपका, न्यूट्रल। तो आपको ट्रांसमिशन में तो ट्रांसमिशन करते वक्त तो आपको न्यूट्रल की कोई जरूरत है नहीं, तो आप क्या क्या यूज करोगे, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया इज 765 किलोवोल्ट, ठीक है। ये अपना इंडिया में आपका मैक्सिमम वोल्टेज है जितना आपका ट्रांसमिशन करते हैं हम। और जनरेट कितना करते हैं मैक्सिमम, 11 kV, ठीक है। बिकॉज इससे ज़्यादा कर देना तो जो दूसरी जो कॉस्ट कॉस्ट होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए हम इतना ही जनरेट करते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपने टॉवर्स वगैरह देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, पोल्स वगैरह लगे रहते हैं, उन पे आपका सपोर्ट लगा रखा होता है, ठीक है। कंडक्टर्स जिनसे आप ट्रांसफर करते हो, इंसुलेटर जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरेटर आपका नहीं होता, तो जनरेटर एक किसका पार्ट है, जनरेटिंग स्टेशन का, जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। सो ये एक आपका पार्ट नहीं है ट्रांसमिशन का। आगे देखते हैं। द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज ऑफ 3 फेज सिस्टम। अब देखो इसको समझो, कोई भी 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में आपकी जब भी बात आती है दो कनेक्शन नहीं आते, एक तो स्टार आता है, एक डेल्टा आता है, ठीक है। तो देखो ये एक फेज है, आर वाई और बी, 3 फेज हो गए। अब देखो इन दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को आप क्या बोलते हो, वी एल यानी लाइन वोल्टेज बोलते हो, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी कोई एलिमेंट है यहाँ पे इम्पिडेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको आप क्या बोलते हो, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस, दो फेज के बीच का वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हो आप, लाइन वोल्टेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग इज कंट्रोल फ्रॉम, जो आपकी जो स्ट्रीट्स वगैरह होती है गलियां, उसमें जो लाइटनिंग लाइट्स वगैरह लग रही होती है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है उनको, आपका जो सबस्टेशन होता है ना वो आप कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओवरहेड सिस्टम, जो आपका ओवरहेड सिस्टम होता है, ठीक है, और जो मतलब बाहर आपने जो वायर्स वगैरह लगे हुए होंगे देखे होंगे, ठीक है, वो आपका ओवरहेड सिस्टम है। एक होता है अंडरग्राउंड सिस्टम, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ओवरहेड सिस्टम है, आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके फॉल्ट ज़्यादा होंगे, समझ सकते हो आप। देखो अगर कोई लाइटनिंग वगैरह आ जाए तो वायर टूट सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पेड़ वेड़ अगर टूट के गिर जाए उसके ऊपर तो वायर टूट सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका ओवरहेड सिस्टम है ना उसमें फॉल्ट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम। जो आपके ज़मीन के नीचे वायर है ना उसमें फॉल्ट कम होंगे, जबकि ओवरहेड में ज़्यादा फॉल्ट होंगे। और जो दूसरा ऑप्शन देखो गिफ्ट गुड लुक, ये तो गलत है। आपको ये अच्छा लिखता है, वो वायर्स आप देखते हो, ठीक है, कोई गुड लुक नहीं मिलता, ठीक है। और फॉल्ट लोकेशन भी आप इजीली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप कहीं रह रहे हो और 1 किलोमीटर दूर किसी जो लाइन आपके घर पे आ रही है उसी लाइन पर कोई पेड़ टूट के गिर गया, तो आपको क्या पता कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द फॉल्ट, और इनिशियल कॉस्ट जो है हैज हाई इनिशियल कॉस्ट।
ठीक है, ये भी गलत है। जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम है ना, उसमें आपकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है लगाने की, वो बहुत महंगी होती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ओवरहेड लाइन में फॉल्ट ज़्यादा होते हैं। आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उसमें देखो एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक फीडर होता है, एक सर्विसमैन होता है। तीनों चीज होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सो ऑल ऑफ द फीडर में भी डिफाइन है। फीडर बेसिकली क्या होता है, एक वायर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको करंट प्रोवाइड करता है फीडिंग पॉइंट तक। जो आपका फीडिंग पॉइंट होता है ना, बेसिकली फीडर एक वायर है जो कि करंट को कैरी करता है, ठीक है। और जो फीडिंग पॉइंट्स होते हैं जितने भी जहाँ पे चाहिए होता है, वहां तक आपको करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो फीडर्स होते हैं इनमें आपकी टैपिंग्स अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं। एन आयरन क्लैड स्विच इज क्लोज व्हेन इट्स हैंडल इज ऑन। आपने एक ऐसा स्विच देखा होगा, एक इस टाइप का कोई स्विच आता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक लेवर टाइप में कुछ होता है, ठीक है। उसको आप पकड़ के ऊपर करते हो और नीचे करते हो, ठीक है, जिससे स्विच ऑन वगैरह होता है। सो उसको जब आप डाउन पोजीशन में करते हो तो वो स्विच क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। डाउन करोगे तो क्या होगा, बंद होगा। आगे देखते हैं। सप्लाई इज गिवन टू कंज्यूमर एट, जो सप्लाई आपको दे रखी होती है वो कहाँ तक पहुंचती है आपकी, आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर होता है वहां पे आपकी सप्लाई आती है, ठीक है, वहां से आप लेते हो घर के अंदर। तो कहाँ पे आएगी, सप्लाई इज गिवन टू कंज्यूमर एट, कहाँ पे आएगी, इनपुट ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। इकोनोमाइजर इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, जो आपका इकोनोमाइजर यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, वो किस लिए यूज होता है, ताकि जो आपकी एयर है उसको वापस हीट करने के लिए, ठीक है, टू हीट द एयर। जो थर्मल पावर प्लांट है इससे रिलेटेड अगर आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे इकोनोमाइजर हो गया, एश प्लांट हो गया, जितने भी बॉयलर हो गए, टरबाइन हो गए, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बहुत पहले अपलोड की थी, ठीक है, उसमें आप देख लेना। वो उसमें मैंने आपको हर चीज़ समझा रखी है थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देख लेना, आपके थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।